नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज प्लस पर। आपके साथ में प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। स्टार न्यूज प्लस पर बने रहिए आप मेरे साथ। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। संसद में राणा के नाम पर रण छिड़ गया है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा पर टिप्पणी की, जिसके बाद करणी सेना से जुड़े लोगों ने सपा सांसद के आगरा स्थित आवास पर हमला बोल दिया। दावा किया गया कि इस हमले के तार बीजेपी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बीजेपी भी सपा सांसद के खिलाफ तीखे बयान दे रही है। तो सपा चीफ अखिलेश यादव खुलकर अपने सांसद के समर्थन में खड़े हो गए हैं। संसद में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले को राज्यसभा में उठाया। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस उन सभी देशभक्तों का सम्मान करती है जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी और बलिदान दिया, लेकिन किसी को भी कानून हाथ में लेने और किसी सांसद के घर में तोड़फोड़ करने का अधिकार नहीं है। दलितों के खिलाफ जो हो रहा है उसको हम कभी सहन नहीं करेंगे। लेकिन खड़गे के बयान के बीच ही बीजेपी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। सपा सांसद रामजीलाल सुमन भी बोलने को खड़े हुए, लेकिन बीजेपी सांसदों ने उन्हें भी नहीं बोलने दिया। 2 दिन पहले राहुल गांधी ने भी कहा था कि लोकसभा में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, और अब इसी तरह के हालात राज्यसभा में दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही राज्यसभा में अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस सांसद जयराम रमेश की तरफ से दिए गए विशेषाधिकार हनन के नोटिस को खारिज कर दिया गया। रमेश ने आरोप लगाया था कि शाह ने आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 पर बहस के दौरान कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी पर गलत आरोप लगाए थे। संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम संगठनों का विरोध तेज हो गया है। इस बीच बिहार, यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों में अल्पसंख्यक समुदाय ने वक्फ संशोधन बिल के विरोध में अलविदा जुमा की नमाज काली पट्टी बांधकर अदा की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर नमाजियों ने काले बिल्ले के साथ नमाज पढ़ी और बिल वापस लेने की मांग की। बिहार के बेगूसराय, पटना और मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में इसी तरह का विरोध प्रदर्शन हुआ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, अलीगढ़ और तमाम जिलों में भी वक्फ बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट के तौर पर मुसलमान हाथ में काली पट्टी बांधकर पहुंचे। दरअसल AIMPLB ने देश भर के मुसलमानों से अपील की थी कि वो वक्फ विधेयक 2024 के विरोध में रमजान के आखिरी शुक्रवार अलविदा जुमा पर काली पट्टी बांधे। AIMPLB की इस अपील का असर पूरे देश में देखने को मिला। मुस्लिम समुदाय ने बिल को मुस्लिम विरोधी बताया और कहा कि वो इसे किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। पूरी कौम जब विरोध दर्ज कराएगी तो सरकार को ये बिल वापस लेना पड़ेगा। मुस्लिमों के विरोध के चलते अब एनडीए के अंदर भी फूट पड़ती दिखाई दे रही है। जेडीयू MLC खालिद अनवर तो यहाँ तक कह चुके हैं कि मुस्लिम समुदाय की शंकाओं को दूर किए बगैर ये बिल कानून का रूप नहीं लेगा। तो चंद्रबाबू नायडू ने भी ऐलान कर दिया है कि वो वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा करेंगे। नायडू के तेवर इसलिए ढीले पड़ते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि 29 मार्च को मुस्लिम संगठन इसे लेकर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। कि राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गुजरात पुलिस की तरफ से दर्ज FIR सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। ये FIR उनके इंस्टाग्राम पर एक कविता को पोस्ट किए जाने के चलते दर्ज की गई थी। कोर्ट ने फैसले में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देते हुए पुलिस और निचली अदालतों की संवेदनशीलता पर सवाल उठाए। जस्टिस अभय S ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने कहा, कोई अपराध नहीं हुआ है। जब आरोप लिखित रूप में हो तो पुलिस अधिकारी को इसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। बोले गए शब्दों का सही अर्थ समझना जरूरी है। कविता में हिंसा का कोई संदेश नहीं है, बल्कि ये अहिंसा को बढ़ावा देती है। इसके साथ ही जस्टिस ओका ने पुलिस की कार्यशैली पर कहा, संविधान के 75 साल बाद पुलिस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व समझना चाहिए। यह अधिकार तब भी संरक्षित किया जाना चाहिए जब बड़ी संख्या में लोग इसे नापसंद करें। कोर्ट ने कहा कि भले ही बहुत से लोग किसी दूसरे के विचारों को नापसंद करते हों, लेकिन विचारों को व्यक्त करने के व्यक्ति के अधिकार का सम्मान और संरक्षण किया जाना चाहिए। कविता, नाटक, फिल्म, व्यंग्य और कला साहित्य मनुष्यों के जीवन को और अधिक सार्थक बनाता है। बता दें कि FIR में आरोप लगाया गया था कि इमरान प्रतापगढ़ी ने 29 दिसंबर को अपने एक्स हैंडल पर कविता की 46 सेकंड की वीडियो क्लिप पोस्ट की थी। बैकग्राउंड में एक गीत बज रहा था। इमरान प्रतापगढ़ी ने जामनगर में आयोजित सामूहिक लगन समारोह में शिरकत करने के बाद ये सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। इमरान प्रतापगढ़ी की कविता को लेकर दर्ज FIR को इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज करने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था, चूंकि आवेदक खुद सांसद है और कानून बनाने वाली संसद के सदस्य हैं, इसीलिए
उन्हें जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। हर विधानसभा चुनाव नवंबर में होने हैं, लेकिन जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं उसके बाद कहा जा रहा है कि चुनाव समय से पहले भी कराए जा सकते हैं। खास तौर पर जिस तरह से नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल खड़े हुए हैं, उसके बाद से एनडीए के अंदर घबराहट दिखाई दे रही है। बीजेपी नेताओं के बिहार दौरे बढ़ गए हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से भी चुनावी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। तेजस्वी यादव तो पहले से ही राज्य का दौरा कर रहे थे। अब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी सक्रियता बढ़ा दी है। राहुल गांधी इस साल तीसरी बार बिहार आ रहे हैं। 7 अप्रैल को राहुल पटना आएंगे। यहां एसकेएम हॉल में पार्टी की ओर से आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होंगे। राहुल गांधी इससे पहले 18 जनवरी और 5 फरवरी को पटना पहुंचे थे। पटना में आयोजित संविधान सम्मेलन में राहुल गांधी का मुख्य फोकस संविधान को बचाने की लड़ाई को तेज करने पर होगा। इसके अलावा स्वाधीनता संग्राम में बापू के नमक सत्याग्रह आंदोलन का ऐतिहासिक महत्व, स्वतंत्रता और समता सेनानी बापू जगजीवन राम का ऐतिहासिक योगदान के अलावा आजादी की लड़ाई में बुद्धू नोनिया और रामचंद्र विद्यार्थी की शहादत को भी याद करेंगे। बिहार कांग्रेस की तरफ से राहुल के दौरे की तैयारी तेज कर दी गई है। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि ऐसे संकट के समय जब संविधान पर खतरे के गिद्ध मंडरा रहे हो, न्याय योद्धा राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रहे संविधान सुरक्षा आंदोलन में भागीदारी बनेगी। हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। ये फैसला जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने सुनाया। कोर्ट ने कहा कि यह मामला अभी प्रारंभिक अवस्था में है और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के निर्देश पर 3 जजों की एक समिति इसकी इन हाउस जांच कर रही है। ऐसे में इस स्तर पर कोर्ट का हस्तक्षेप उचित नहीं होगा। पीठ ने स्पष्ट किया कि जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी कानूनी विकल्प खुले रहेंगे। याचिका में आरोप लगाया गया था कि जस्टिस वर्मा के आधिकारिक आवास से अवैध नकदी मिली थी, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में आग लगी थी, जिसके बाद वहां जला हुआ कैश बरामद हुआ। इस घटना का एक वीडियो भी सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था। इसके बाद जस्टिस वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया। इस मामले ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। बार एसोसिएशन से लेकर राजनीतिक हलकों तक में इसकी चर्चा हो रही है। फिलहाल जस्टिस वर्मा के आवास के उस हिस्से को पुलिस ने सील कर दिया है जहां जला हुआ कैश मिला था। 3 सदस्यीय जांच समिति इस मामले की गहन पड़ताल में लगी है और जल्द ही अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। अब इस मामले में आगे क्या होता है ये तो देखना। पंजाब के प्रमुख किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने 4 महीने 11 दिनों तक चले अपने अनशन को आखिरकार समाप्त कर दिया है। ये जानकारी पंजाब सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में दी। डल्लेवाल एमएसपी की गारंटी और किसानों की अन्य मांगों को लेकर पिछले साल 26 नवंबर से अनशन पर थे। उनकी सेहत पिछले 2 महीनों से बेहद नाजुक बनी हुई थी, जिसके चलते किसान संगठनों और नेताओं ने उनसे अनशन खत्म करने की अपील की थी। आखिरकार उनकी अपील रंग लाई और डल्लेवाल ने पानी पीकर अपना अनशन समाप्त कर दिया। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि डल्लेवाल की सेहत को लेकर चिंता बढ़ती ही जा रही थी। उनकी मांगों में एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के साथ साथ किसानों के हित में अन्य सुधार शामिल थे। इस बीच पंजाब पुलिस ने हाल ही में शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे किसानों को हटाने के लिए बड़ी कार्रवाई की थी। इस दौरान जेसीबी की मदद से सड़कों पर लगे टेंट और सामान हटाए गए। साथ ही लगभग 1400 किसानों को भी हिरासत में लिया गया था। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में पिछले साल 13 फरवरी से किसान इन सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे थे। केंद्र सरकार से मांगों पर कोई ठोस पहल न होने के बाद डल्लेवाल ने अनशन शुरू किया था। बिहार में शुक्रवार 28 मार्च सुबह 11:50 पर 7.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे भारी नुकसान हुआ है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेस के अनुसार भूकंप का केंद्र मध्य म्यांमार के सांगाईंग शहर से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। इसके झटके म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, भारत और दक्षिण पश्चिम चीन में महसूस किए गए। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 23 लोगों की जान जाने की खबर है, जिसमें म्यांमार में 20 और थाईलैंड में 3 लोगों की जान गई है। म्यांमार में 300 लोग घायल बताए जा रहे हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक 30 मंजिला अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत ढह गई, जहां 400 मजदूर काम कर रहे थे। हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है, जबकि 80 लोग लापता हैं। बचाव कार्य तेजी से जारी है। भूकंप के 12 मिनट बाद 6.4 तीव्रता का आफ्टर शॉक आया, जिससे दहशत और बढ़ गई। प्रभावित देशों में लोग घबराकर घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। भारत में कोलकाता, इम्फाल, मेघालय और ईस्ट कार्गो हिल में झटके महसूस किए गए। वहीं बांग्लादेश के ढाका और चटगांव में 7.3 तीव्रता दर्ज की गई। भारी नुकसान को देखते हुए थाईलैंड के प्रधानमंत्री पाइनतोंत गार्ग शिनबात्रा ने आपातकाल घोषित कर दिया है। म्यांमार में सांगाईंग और मांडले इलाकों में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन म्यांमार के सैन्य शासन और चल रहे गृह युद्ध के कारण मदद पहुंचाने में मुश्किलें आ रही हैं। विशेषज्ञों ने आगे भी आफ्टर शॉक की चेतावनी